आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम एक खुला मंच आपको प्रदान करता है जिसके जरिए आप अपनी जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। और इसके लिए रोजाना हम 2 विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा होती है, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, आइए सबसे पहले आपको उसी के बारे में हम जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। बहुत ही अहम विषय है ये। और साथ ही हम आपको बताएंगे चारा प्रबंधन के बारे में, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो दोनों ही विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया है जिसके संदर्भ में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप वो हमसे पूछ सकते हैं। 1800-11-306 1800-11-306 हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अभी आप हमें ईमेल कीजिए, कार्यक्रम में हम उसे शामिल करेंगे, समस्या का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर वीके दुबे हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। बता दें ये सलाहकार हैं NCUI नई दिल्ली में। डॉक्टर दुबे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबका भी बहुत बहुत किसान भाइयों को बहुत जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी। बता दें ये प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो चर्चा होगी हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से मोटे अनाज के प्रसंस्करण और चारा प्रबंधन पर। बस आपको हमें कॉल करना है या फिर अपने सवाल ईमेल के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी समस्याएं हमसे आप साझा कर सकते हैं। आपके सवालों के इंतजार के साथ आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर कर लेते हैं। मोटे अनाज के बारे में हम बात कर लेते हैं, प्रसंस्करण पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि डॉक्टर दुबे, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है ये, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। विश्व भर में मोटे अनाज को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसकी खेती को बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों को आप इसके महत्व के बारे में समझा दें। देखिए, भारत में मोटे अनाजों का महत्व बहुत पूर्व में रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये गेहूं और चावल पर केवल हमारा खाद्यान्न निर्भर हो गया, उसी को खाने लगे। लेकिन इनकी जब हम न्यूट्रिटिव वैल्यू या पोषक तत्व के बारे में जानकारी करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि इनमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। और उन्होंने 2018 को राष्ट्र का, नेशन का इसको वर्ष माना कि ये भारत का वर्ष, जो मिलेट्स का वर्ष होगा भारत का। और उसी को ले जाके फिर उन्होंने 2023 में प्रस्ताव रखा जिसको 172 देशों ने उसका समर्थन किया और 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और घोषित इसलिए किया गया कि इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है केवल भारत ही उसका उपयोग न करे, भारत पूरे विश्व के लोगों को उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दे करके सभी को स्वच्छ रखना चाहता है। बिल्कुल। तो देखिए इसके महत्व को समझने की बहुत जरूरत है। पहले इसका जो उपयोग है काफी अच्छी मात्रा में किया जाता था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी थाली से फिर गायब होता चला गया। अब यही कोशिशें की जा रही हैं कि वापस इस मोटे अनाज को हमारी थाली तक पहुंचाया जाए और इसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। और इसके लिए प्रसंस्करण हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन माध्यम साबित हो सकता है। किस तरह से हम प्रसंस्करण से जुड़ सकते हैं, अपने लिए से फायदेमंद बना सकते हैं, आज के कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, दिखाते हैं आपको। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। छोटी मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी, सवा आदि की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की उत्पादन पर निर्भर रहे हैं। मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। इसे मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और मडुआ जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। मोटे अनाज की मांग को देखते हुए इसकी उपज को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
मौजूदा समय में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे वाली फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है। ये कठोर एवं सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, जिनका वृद्धि काल गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम होता है। इसके अलावा मोटे अनाजों को गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज दे सकते हैं और तुलनात्मक रूप से इनको कीटनाशकों की उतनी जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाज की फसल बारिश पर निर्भर होती है और खरीफ के मौसम में इनकी खेती की जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट यानी मोटे अनाज उत्पादक देश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य है, जबकि असम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। मोटा अनाज मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने में सहायक है। इसकी वजह ये है कि ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो देखिए, अभी हम सभी ने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईमेल्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, इन्हें मैं कार्यक्रम में शामिल करूंगी, लेकिन चारा प्रबंधन पर मैं यहाँ पर पहले बात करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे, चारा प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे पशुपालकों के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने कहा कि जो भी अपने दुग्ध उत्पादन की प्रमुख लागत का एक अवयव, जिसका लगभग 60 से 70% आहार के ऊपर निर्भर करता है जी, तो इस मूल्य कॉस्ट को कम करने का एक सीधा सा तरीका है, आप अपना खुद का चारा उत्पादन करें जी। इससे दूध उत्पादन की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, डेयरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये। बिल्कुल। तो देखिए, लागत में अगर आपको सीधे तौर पर कमी लानी है तो आपको चारा प्रबंधन खुद से करना होगा। लागत बहुत ज्यादा लग जाती है, जिससे हमें जो मुनाफा होता है वो हमें कम नजर आता है। मुनाफे को बढ़ाइए, लागत में कमी लाइए, चारा प्रबंधन खुद से ही कीजिए। किस तरह से कर सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। पशुओं के आहार में चारे का विशेष स्थान है। पशु की सेहत बनाए रखने और बेहतर उत्पादन लेने के लिए हर मौसम में पशु को हरा चारा उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए पशुपालक मौसम के हिसाब से चारा उगा सकते हैं। पशुपालक बहु कटाई वाली चारा फसलें लगा सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा विकल्प लोबिया है। लोबिया एक तेज बढ़ने वाली दलहनी चारा है। ये फसल खरपतवार को नष्ट करके मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। इसको खरीफ और जायद मौसम में उगाया जा सकता है। इसके अलावा हरा चारा फसलों में किसान मक्का, ज्वार, मकचरी, ग्वार, बाजरा की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बरसीम, जई, लूरसन या रिचका चारे के रूप में दे सकते हैं। इनके अलावा अजोला भी एक प्रकार का हरा चारा है जो पानी पर उगता है। इसे खासकर उथले जलाशयों में उगाया जाता है। ये प्रोटीन, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे पचाना आसान है और ये मुर्गी, भेड़, बकरी और खरगोश को खिलाया जा सकता है। चारा फसलों के उपयोग से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जई रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण अनाज की चारा फसलों में से एक है। तापमान में ज्यादा आर्द्रता होने पर चारा फसलों में जड़ गलन रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जड़ गलन रोग से बचाने के लिए जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा चारा फसलों में रोग लगने की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का छिड़काव करें। तो चारा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी। हेलो मैम, नमस्ते। जी को भी नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये था कि हमारे यहाँ पे बाजरे की खेती होती है, तो इसका हम किस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि जिन किसानों के अभी खेत खाली है तो मोटे अनाजों में कौन सी फसल आपकी
वर्तमान में ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, बाजरे के प्रसंस्करण, और इस समय कौन सी फसल लगा सकते हैं, ये मोटे अनाज या फिर कहें पोषक अनाज की? देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, उसमें यह है कि जैसे चना आप अभी फरवरी मार्च में सोइंग कर सकते हैं, और बाजरा की जो गर्मी की फसल होती है वो भी आप अप्रैल मई में आप बुआई कर सकते हैं। इस समय तो आप इन मोटे अनाज में नहीं, बाकी के जो मोटे अनाज हैं, रागी है, कोदो है, फॉक्सटेल है, ये क्या नाम मिलेट, टॉप मिलेट्स है, वो सब बरसात की फसलें हैं, वो जुलाई अगस्त में ही सोइंग होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि बाजरे की फसल को आप जो है अच्छे तरीके से, अगर आप उसमें केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे करेंगे और ऑर्गेनिक के बाद उसका जो प्रसंस्करण करेंगे, जो उसको आप सेल करेंगे या तो सीधे तौर से या उसका आटा बना के, बिस्कुट बना के, दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, वो बना के बेचेंगे, तो आपका जो लाभ का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा जी। अभी बाजरे में जो अभी गर्मी की फसल आप लेंगे तो उसमें क्या है, आपको पानी की व्यवस्था बहुत चाहिए, लेकिन अगर यही आप जुलाई अगस्त में सोइंग करेंगे तो ये रेन पर ही पूरा जो हमारा आपका मध्य प्रदेश का है, वर्षा शुरू हो जाती है, तो उस समय आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्षा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो मुख्य फसल होती है। और लेकिन गर्मी की फसल में आपको कीड़े वगैरह कम लगेंगे और वो उससे बचाव हो जाता है। तो आपकी अगर इरिगेटेड लैंड है तो आप अभी बो सकते हैं अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में, बिल्कुल, और उसके बाद अगर वो है तो जुलाई अगस्त में बोल। जी, तो विपिन जी कब आपको बुआई करनी है, विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। बिल्कुल, क्या पूछा इन्होंने? पहले मैं हरे चारे के बारे में यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, दुधारू पशुओं को हरा चारा खिलाना है, किस तरह से करें प्रबंधन? मैडम, आपका सवाल थोड़ा रिपीट करिए, आवाज थोड़ा सा। हरा चारा खिलाना चाहते हैं दुधारू पशुओं को, तो किस तरह से प्रबंधन हो, हरे चारे का प्रबंधन जानना चाहते हैं। अच्छा, देखिए मैडम, हरे चारे की व्यवस्था के लिए यदि आपके पास सिंचित क्षेत्र है तो संकर हाथी घास, बाजरा नेपियर हाइब्रिड बोलते हैं, इसके आधारित पद्धति अपनाने से आप साल भर व्यवस्था कर सकते हो। ये जो संकर बाजरा नेपियर घास का आधारित पद्धति है, इसमें ये घास 12 मास चारा देती है और कई साल तक देती है। इसमें बीच बीच में आप जो गैप छोड़ रहे हैं उसमें आप सीजन की फसल ले सकते हैं। ये पद्धति हुई, आप इस पद्धति को कहते हैं वर्ष भर चारा उत्पादन पद्धति। इस पद्धति में सिर्फ यह है कि सिंचित क्षेत्र में ही ये चल पाती है, क्योंकि बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, इसमें अपना खेत आपको चारे में देना पड़ता है। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर 3 फसल चक्र का रोटेशन आप अपना सकते हो। जैसे ज्वार प्लस लोबिया आप खरीफ सीजन के लिए किया, और आपने रबी सीजन के लिए किया, और फिर गर्मियों में ज्वार और लोबिया ले सकते हो। तो ये दूसरा सघन चारा उत्पादन पद्धति, इस माध्यम से भी आप हरे चारे की साल भर व्यवस्था कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से हरा चारा उपलब्ध रह सकता है। साथ ही जानना चाहते थे कि मोटे अनाज जैसे कि बाजरा है, हमारा ज्वार है, इन सब के जो डंठल बच जाते हैं वो क्या हम यहाँ पर चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं? डॉक्टर दुबे, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ भारत में, उत्तर भारत में मुख्य रूप से ये जो आपका ज्वार है, बाजरा है, मक्का है,
है, इनका आप डंठल ऊपर जो आपके दाने हैं उसको हम बाल कहते हैं, उनको हम काट लेंगे। उसके बाद डंठल को आप हरे रूप में भी कुछ दिन कर सकते हैं और उसके बाद सूखे रूप में भी आप स्टोर करके इसका साइलेज भी बना सकते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और मेनली मक्का की 2-3 फसलें ले सकते हैं, भुट्टे वाली फसल लेकर के आप उसका जो हरे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ज्वार का भी, ज्वार की कई फसलें ऐसी हैं जो 4-5 कटाई देने के बाद आप लास्ट छोड़ देंगे 3-4 के बाद, तो उसमें भुट्टे के बाद दाने भी आ जाएंगे और वो फसल भी हो जाएगी और दोनों चीजें 2-3 कटाई के बाद आप छोड़ देंगे तो आपको उसके दाने भी मिल जाएंगे और ग्रीन हरा चारा भी आपको जानवरों के लिए मिल जाएगा, दुधारू जानवरों के लिए। तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं और ऐसे ही और भी सवाल हम तक आते रहे। हम इसी उम्मीद के साथ अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और चारा प्रबंधन पर। कोई सवाल है आपके पास, बेझिझक आप अपना फोन उठाइए या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल हम तक पहुंचा सकते हैं। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ललित जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी चलने वाली है जी, हरे चारे के लिए कौन सी फसल बोनी चाहिए कि जानना चाहते हैं ये डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे? मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं ललित जी। हाँ मैडम, हरे चारे के जैसे अभी मैं गर्मियों का ऋतु आने वाला है तो गर्मियों से ही मैं प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम इस ऋतु में आप अगले महीने से इसका जो ज्वार और लोबिया का एक कॉम्बिनेशन, मक्का लोबिया का कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो। और जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे संकर आती घास बीएन बाजरा नेपियर हाइब्रिड जिसको बोलते हैं वो आप लगा सकते हो जी। और उसके बाद ये जो यदि बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हो तो ये तो आप पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, कई साल तक चलता रहेगा। आप इस कॉम्बिनेशन को आप लगा सकते हो। अन्यथा फिर आपको अगले खरीफ सीजन में फिर ज्वार या मक्का लोबिया, बाजरा लोबिया, ये कॉम्बिनेशन एक लगाना पड़ेगा। और फिर रबी में बरसी और जई का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा जी। तो थोड़ा आप अपना एक क्षेत्र का बताएं, आप किस क्षेत्र में है? तो ये मेरठ से बात कर रहे थे, मेरठ से इनका कॉल आया था डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, उत्तर प्रदेश के मेरठ से कौन सा क्षेत्र बताया था मैडम इन्होंने? मेरठ से बात कर रहे हैं ये डॉक्टर शर्मा जी। तो मेरठ तो बड़ा सिंचित क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड या संकर आती घास जिसको बोलते हैं, इसका आप कॉम्बिनेशन लगाइए, बहुत बढ़िया आपको साल भर जी बिल्कुल। तो क्या करना है आपको ललित जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इस वक्त रमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार रमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी
सर ये बता रहा हूँ मैं, हरा चारा के लिए ज्वार बोना चाहिए या बरसीम बोना चाहिए? हरे चारे के लिए ज्वार बोएं या फिर बरसीम बोएं? डॉक्टर शर्मा, आपकी क्या सलाह रहेगी? मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। ज्वार लगाएं या फिर बरसीम लगाना सही रहेगा? ज्वार और बरसीम दोनों का अलग अलग सीजन है, तो ऐसा चॉइस करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ज्वार लगाएं। बरसीम आपकी लगेगी इसमें सर्दियों के समय, रबी सीजन में, और ज्वार आपकी गर्मियां और खरीफ सीजन में लगेगी। तो आपको दोनों ही लगाना है। बिल्कुल, तो सीजन के अनुसार आप दोनों का ही चयन यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही बेहतरीन रहती हैं हरा चारे के रूप में उपयोग करने के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने कहा था, ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। ये मेल आई है छत्तीसगढ़ से नितिन नीमा जी की, और इन्होंने लिखा है कि आई want to do millet agriculture, खेती करना चाहते हैं मोटे अनाज की, लेकिन किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है इन्हें। प्लीज मुझे बताएं कि मैं ट्रेनिंग कहां से ले सकता हूं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से इनका मेल आया है। ठीक है, देखिए एक ICAR के इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद में है। आप वेबसाइट जब खोलेंगे तो आपको वहां पर वेबसाइट पे मिल जाएगा कि ट्रेनिंग कौन कौन सी वहाँ चलती रहती है ट्रेनिंग। आप वहाँ से मिलेट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं, उनमें भी मिलेट्स के कुछ ट्रेनिंग देते हैं NGO लोग। लेकिन आप ICAR के KV के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, करीब 700 KV कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत सारे मिलेट्स पे ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने मिलेट्स पे ट्रेनिंग शुरू कर दिया। वहाँ विशेषज्ञ होते हैं, एग्रोनॉमी के होते हैं, तो वहां भी आपको ट्रेनिंग ये मिल सकती है। आप अपना समय देख लीजिए और उनका प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे देख लीजिए या लेटर डाल के आप देख लीजिए। फोन से भी आप उनसे बात कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पे करिए आप कौन से मिलेट्स उपयोग करना चाहते हैं, कौन सा सोइंग कल्टीवेशन करना चाहते हैं, यानी उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनको डालें तो उस समय आपको बुला लिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि पोषक अनाज वर्ष ही है ये, तो हर क्षेत्र में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, सबसे पहले तो आप वहीं का रुख कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर के इसके संदर्भ में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बेझिझक आप बढ़े आगे। एक और ईमेल हमारे पास आया है यहाँ पर, बता दें आपको, ये है नितेश राजपूत जी का। लिखा है कि खरीफ में ज्वार की खेती कर सकते हैं क्या, और मैं इसकी जैविक खेती करना चाहता हूं। ये सवाल मैं डॉक्टर शर्मा से लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे, खरीफ में ज्वार की खेती कर ले हमारे किसान, और वो भी जैविक खेती करना चाहते हैं? हाँ, कर सकते हैं ज्वार की खेती। ज्वार तो खरीफ का प्रमुख फसल है जी। बिल्कुल, तो बेझिझक आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, ईमेल करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर एक बार ईमेल आईडी फिर से दोहरा देते हैं ताकि आप भी हमें बेझिझक यहाँ मेल कर सके। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप झट से मेल करना शुरू कर दीजिए। जैसे हमारे बाकी दर्शक हमें अपने सवाल पहुंचा रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। और समय समय पर हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो भी हम फ्लैश करते हैं। 1800-1130-601, 1800-1130-601 हमारे टोल फ्री नंबर है। इसके माध्यम से भी आप अपने जो सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और ईमेल अभी मेरे पास आ गई है, मैं उसे भी शामिल कर लेती हूँ। डॉक्टर दुबे, आपके लिए है ये सवाल। मैं गया बिहार से हूँ, ये इनका नाम है नारायण सिंह। मोटे अनाज का जो बीज है बिहार में कहाँ मिलेगा, जानना चाहते हैं। बिहार में आपके वहाँ पर एक एग्रीकल्चर का पूषा में इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है वो। आप वहाँ से आपके जो बिहार में जो भी सीजन में जो भी वैरायटी सही होगी उसका वहाँ पे आपको बीज मिल सकता है, और नहीं तो आप ICAR में बीज, IARI में जो पूषा में है वहाँ भी मिल सकता है। ये दोनों जगह पर आपको सीड, ये जो मोटे अनाज के हैं, आपके क्षेत्र के अनुसार बीज मिल जाएगा। वैसे तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपके क्षेत्र में कौन सा बीज जो है, कौन सी वैरायटी
प्रजाति सरवाइव करेगी उसका बीज आपको मिल जाएगा। पूसा में आप बिहार में जो पूसा है उसी का नाम यहाँ रखा गया, पहले वो बिहार में ही था तो वो वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी गई है, आप वहाँ से आप ले लीजिए। और नहीं हो तो वहाँ पे जिला कृषि अधिकारी होते हैं, आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको जो है बीज का प्रबंध करने के लिए आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको सलाह दे दी है नारायण जी कि आपको कहाँ पर रुक करना है। एक और ईमेल आ गई है हमारे पास गोविंद देवरा जी की, और इन्होंने लिखा है कि अजोला कैसे लगाएं इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं अजोला के बारे में जानना चाहते हैं, माना जाता है कि बहुत ही अच्छा ये आहार होता है हमारे पशुओं के लिए, क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? यस, आप अजोला लगा सकते हैं, और अजोला संपूर्ण तो नहीं खिलाते लेकिन एक सप्लीमेंट के तौर पे आप खिला सकते हो जी। इसके लिए आपको 1-1.5 मीटर की पहले तो एक छोटे स्तर पे क्यारी आप बना लीजिए, पक्का क्यारी रखिए जी, और उस पक्की क्यारी में आपको 2-3 किलो मिट्टी डालना है और थोड़ी सी गोबर की खाद डालनी है और एसएसपी डालना है। उसके बाद 1x1 मीटर की जो क्यारी है उसमें आप करीब 100 ग्राम अजोला कल्चर डाल के आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, और आवश्यकता अनुसार इसी प्रोपोर्शन में, इसी रेशो में, इसी अनुपात में आप क्यारी बढ़ा सकते हैं। करीब 20-25 दिन बाद ये आपके लिए खिलाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब आप खिला रहे हैं तो उस समय उसमें से थोड़ा सा कल्चर वापस छोड़ दें, पूरा नहीं डालें। इस तरह से अजोला की खेती बड़ा एक साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बेहद ही साधारण तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। क्या कार्य करना है आपने जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा यमुनानगर से सूरज प्रकाश जी। हेलो। हाँ जी, ये हरे चारे में जी नेपियर जो होता है, नेपियर जी, ये कब लगाना चाहिए, इसकी कौन सी किस्म अच्छी रहती है और कितने टाइम तक जैसे ये चलता है, थोड़ा नेपियर के बारे में अगर डिटेल से बता दें। तो डॉक्टर शर्मा नेपियर घास के बारे में ये जानना चाहते हैं, कब लगा सकते हैं, क्या फायदे हैं इसके, क्या कहेंगे? नेपियर घास एक बहुत बढ़िया चारा है और हमारी संस्थान इस चारे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी दे रही है। नेपियर आप मुख्य रूप से आप जैसे अभी सिंचित क्षेत्र है आपका, तो आप अगले महीने लगा सकते हैं जी। सबसे ज्यादा इसका सबसे सही समय बरसात के शुरुआत का है, समय लगाने से ये बहुत जल्दी जमती है। सबसे बड़ा फायदा ये है नेपियर लगाने का, ये साल भर आपको हरा चारा देगी और कई साल तक चलती रहेगी। तो नेपियर बड़ा ही गुणकारी हरा चारा है, तो आप इससे लगाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं नेपियर घास की खेती, अगले महीने से इसकी खेती की जा सकती है, आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई इसमें परेशानी भी नहीं होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर दुबे आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। हमारे जैसे हम दर्शक भी देख रहे हैं, चाहे ईमेल के जरिए ही चाहे फोन कॉल के जरिए ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, जागरूक होना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो मोटे अनाज यानी कि कहें पोषक अनाज की खेती से जुड़ सकते हैं, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकते हैं। प्रसंस्करण बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है अपनी आमदनी को दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ाने का। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई स्टार्टअप्स भी यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे कि वो इसके क्षेत्र में स्टार्टअप की अगर शुरुआत करते हैं तो क्या फायदा मिलता है? देखिए, मोटे अनाज की वास्तव में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये मोटे अनाज केवल पोषक तत्व नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों की दवा भी हैं। और जैसे स्मॉल मिलेट्स है, उसको तो जड़ी बूटी कहा गया है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक,
जिंक, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और बहुत सारी बीमारियां, मतलब आपको ये करें जैसे बाजरा है, ज्वार है, कोदों, काकुन, इनमें सब में बीमारियों के दूर करने के लक्षण हैं। तो एक तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, सब लोग जाने कि हाँ इसके क्या फायदे हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए प्रसंस्करण पे। देखिए प्रसंस्करण आप सीधे भी, वैसे डिमांड आटा की भी बढ़ रही है, लेकिन आप उसके बहुत सारे तत्व, बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं। आप देखिए कम से कम आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है उसमें कम से कम 50-60 तरीके के कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या बन सकता है वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन अब आपको करना कैसे है कि आपको शुरू कैसे करना। आप देखिए सिंगल भी अपने कर सकते हैं, अपनी कंपनी, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है आप ग्रुप में भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कर सकते हैं, आप एफपीओ बना के कर सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे स्मॉल में करना चाहते हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप कोई एक इंस्टीट्यूशंस या कोई प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन करना चाहेंगे तो उसको आपको बहुत ज़्यादा लागत, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। लेकिन यही चीज़ आप ग्रुप में काम करेंगे, जैसे मान लो एफपीओ रजिस्टर्ड करा के, जिसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ खोलने का वो किया है, उसमें आपको सरकार की फंडिंग भी मिलेगी एफपीओ को। इसी तरीके से स्टार्टअप के लिए भी इसी तरीके से नया सहकारिता विभाग भी बन गया, मंत्रालय बना हुआ है, अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, वो भी इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि युवा लोग आएं और सब मिल करके, चाहे वो इंजीनियर हों, वो एमबीए हों, मैनेजमेंट से कोर्सेज हों, वो दूसरे तकनीकी से स्किल उनके पास है, या कुछ उसको लेबर वर्क की भी जरूरत है तो वो मैनेज करके उसको एक संस्था का रूप दे करके लोकल में भी और जो है बाहर फॉरेन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी आपको मैं बता दूं, एक एक्सपोर्ट करने की कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार रजिस्टर्ड करवा रही है, एक सीड की करवा रही है, बिल्कुल, और एक जो है ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की करवा रही है, सरकार की ही कोऑपरेटिव्स होंगी। तो इनका काम यही होगा कि मोबिलाइज, यूथ को मोबिलाइज करें और उनको इसमें लाएं और जिससे उनका इनकम बढ़े और रोजगार का सृजन हो और किसानों को अच्छा पैसा मिले। जो स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं उनको अच्छी आमदनी मिले, बल्कि और भी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान यहाँ पर किया जा सके। बिल्कुल। तो देखिए लगातार हमारे जो कॉलर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमें अपने सवाल पहुंचा रहे हैं कॉल्स और ईमेल्स के माध्यम से। उनके सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं।
खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है मोटे अनाज के प्रसंस्करण और चारा प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर हमें ईमेल करके। महाराष्ट्र के नासिक से हेमंत जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी हेमंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी अपना सवाल पूछिए हेमंत जी। सवाल यह है जी, मैं मराठी में जिसको राड़ा बोलते हैं जी, मराठी में जिसको राड़ा बोलते हैं उसकी खेती करना चाहता हूँ। गूगल में सर्च किया तो फॉक्सटेल के माफिक आ गया, तो फॉक्सटेल जी डॉक्टर दुबे क्या कहेंगे? तो उसके बारे में जरा बता सकते हो? बिल्कुल, देखिए फॉक्सटेल एक बहुत अच्छा मिलेट्स है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सारे पाए जाते हैं। और ये बरसात के समय में आप जुलाई अगस्त में यानी जून के लास्ट वीक से इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसका 8 से 10 किलो आपका बीज, 8 किलो से 10 किलो इसका बीज आपको लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है जितने भी मिलेट्स हैं इसमें फर्टिलाइज़र बहुत कम लगता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत कम लगेगा और इससे आपकी जो आय भी बढ़ेगी और दूसरा आपका ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होगा, तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो बहुत ज़्यादा इसमें कल्चरल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा इसकी लागत इसकी नहीं आएगी, चूंकि ये बरसात की फसल है तो पानी पर ही ये हो जाएगी। अब चूंकि महाराष्ट्र में थोड़ा सा जल्दी पानी बरसता है तो आप इसको जून के 2nd वीक से भी बुवाई कर सकते हैं। और आपको जो वहाँ पर हैदराबाद में वो है वो इसी का है, भारत सरकार का केवल भारत में एक ही इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, तो आपको वहां से इसके अच्छे बीज मिल जाएंगे, आप वहां से बीज लें और इसको जो है उसको प्रोडक्शन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के रूप में करें, उसमें फर्टिलाइजर न दें और उसका सर्टिफिकेशन करा के फिर अपना ही उसको जो है ऑर्गेनिक के रूप में बेचे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। बिल्कुल, तो हेमंत जी देखिए आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है और इसी के साथ बताते हैं एक ईमेल भी हम तक पहुंच गई है। डॉक्टर शर्मा ये ईमेल आपके लिए है, ये आई है बेगूसराय बिहार से राम उदगर जी की। ये लिखते हैं कि अजोला घास 7 फीट गहरे तालाब में होगा या फिर नहीं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अजोला घास जो है वो 7 फीट जो तालाब है, जो गहरा तालाब है उसमें कर सकते हैं या फिर नहीं? वैसे तो मैडम देखिए, वैसे तो अजोला के लिए बहुत गहरे तालाब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस गहरे तालाब में निकालने की समस्या रहती है। तो आप घर पे कर रहे हैं तो आप छोटा सा 2 फुट के गहराई का 1.5-2 फुट की गहराई का क्यारी बना के करें तो वो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा बजाय तालाब। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जितना गहरा होगा उससे थोड़ी समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो अगर कम रहेगी गहराई तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के सुमेर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फोन पे हमसे बात कीजिए। ठीक है सर, रागी के बारे में जानना चाहता हूँ। रागी कहाँ से मिलता है, कब बोया जाता है, रागी क्या होता है? बिल्कुल, रागी के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर दुबे, क्या कहेंगे? सुमेर सिंह जी, रागी एक छोटा दाने का अनाज है और ये मिलेट्स आता है, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। आप ऐसे सोच लीजिए 100 ग्राम में 344 या 45 मिलीग्राम जो है आपको कैल्शियम मिलेगा। और ये जितने खून की कमी होती है उनकी दूध पिलाने वाली माताओं को, बच्चों को, जो यंग
यंग एज युवा हैं, बच्चे 14-15 साल के हैं, और ये होता तो सारा है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह सब होता है, लेकिन कैल्शियम का ये भंडार कहा जाता है। और ये आपका रागी मेनली आपके जो हिल एरिया वहाँ होता है और दक्षिणी एरिया में होता है। दक्षिण में मतलब जितना भी आपके आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, केरला है, इसमें भरपूर होता है, हालांकि मध्य प्रदेश और इसमें भी होता है। तो आप रागी का कर सकते हैं। रागी का बीज आपको इधर से हिमाचल वगैरह में भी होता है, इधर से भी मिल जाएगा, और आपको ICAR से भी, दिल्ली से भी मिल जाएगा। और आपकी ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है, कोई बात है, तो आप ICAR में भी करें, और नहीं तो आप हमारे NCY नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में लेटर डालें। उसका हम लोग भी एक स्किल ट्रेनिंग का सेंटर के कर रहे हैं, किसान आते हैं उनको भी ट्रेनिंग के कराते हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर भी हम कराते हैं। तो आप अगर कोई दिक्कत है तो आप पत्र डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो रागी के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आपको कहाँ संपर्क करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। और साथ ही एक बार हम दोहरा दें कि hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल ID है। इसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार हमारे दर्शक इस ईमेल ID के जरिए अपने सवाल पहुंचा ही रहे हैं। आप भी इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर तो है ही, आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दिया कीजिए, क्योंकि हमें आपकी आवाज स्पष्ट रूप पर यहाँ सुनाई नहीं देती है। और इस वक्त भी बता दें, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका सवाल। हेलो नागेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, मेरा सुझाव भी है और सवाल ये है कि हिमाचल जैसे ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलेट्स उपलब्ध नहीं होता हमें, तो क्यों नहीं इसको आप PDF सिस्टम के मार्फत जो है राशन डिपो के माध्यम से हमें उपलब्ध करवा दिए दें। तो ये अगर इतना पौष्टिक है तो ये तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस क्षेत्र में, यहाँ पर सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर। जय हिंद। बिल्कुल, तो आपका सुझाव यहाँ पर मिल गया है। डॉक्टर दुबे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हिमाचल में बहुत अच्छा उसका उत्पादन हो सकता है, और ये बरसात की ही लगभग सब फसलें हैं, चाहे रागी हो, कोदो हो, सावा हो, और काकुन हो, छोटी ककनी हो, ये सारी हिल एरिया ही के लिए हैं। और हिमाचल को तो विशेष रूप से इसमें रखा गया है कि हिमाचल में तो अच्छे तरीके से ये उत्पादन हो सकता है। हिमाचल है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड में भी ये हो सकता है, और होते हैं वहाँ पर, पता नहीं आपको कैसे नहीं मिलते। लेकिन अभी इसको PDF सिस्टम में नहीं किया गया है, क्योंकि इतना उत्पादन और इतना नहीं है, और इसका यूज भी ज्यादातर मिला के ही होता है। आप रागी को गेहूं के साथ या गेहूं बाजरे के साथ या जौ के साथ मिलाकर खा सकते हैं। और मुख्यतः ये जो कोदो है, काकुन है, इसके बहुत सारे हैं, ये जो है उत्पाद बना सकते हैं, खिचड़ी के रूप में खा सकते हैं। आपका जो ज्वार है, उसका जितने भी ब्रेड वगैरह हैं जो आपके मार्केट में है, वो सारा इसमें ज्वार का उपयोग होता है। आप जो पाव खाते हैं उसमें भी ज्वार का उपयोग कर सकते हैं। जितने में गेहूं जिसका बना सकते हैं, गेहूं के उत्पादन, उस सबके ज्वार और मिलेट्स को मिला के बना सकते हैं। तो अभी ये बहुत महंगे हैं मार्केट में, आपका सही बात है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत महंगा आप मिल रहा है, आप कंप्यूटर पे देखें, जबकि किसान को इसकी कीमत 50-60 रुपया मिल पाती है। लेकिन मार्केट में देखेंगे तो 350 से 700 रुपया kg तक उनका आटा वगैरह मिल पा रहा। तो अभी इतना उत्पादन नहीं है ना PDF सिस्टम में सरकार के लिए है, लेकिन आपका सुझाव आया है तो जरूर सरकार तक पहुंचा होगा, तो आगे बात करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे ही सुझावों की जरूरत भी होती है, तभी तो उन पर कार्य किया जाता है। आप लोग सवाल तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे सुझाव भी पहुंचाते रहिए, वो सरकार तक जरूर पहुंचेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि उन पर निश्चित तौर पर काम जरूर किया जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, लगातार हम यहाँ पर हरे चारे के बारे में बात कर रहे हैं कि हरा चारा देते हैं, कि किस तरह से हम खेती कर सकते हैं। हरा चारा खिलाते हैं तो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी रहती है। यहाँ पर संतुलित आहार की भी बात की जाती है, उसमें न केवल हरा चारा बल्कि अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संतुलित आहार के लिए हरा चारा बहुत आवश्यक है जी।
हरे चारे के माध्यम से आहार संतुलन के लिए सबसे बड़ी बात है 2 तरह का हरा चारा लगाना है आपको। एक अनाज ग्रुप में से जैसे कि शंकर आती घास हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तो अभी सीजन में जई हो गया, तो ये सब अनाज ग्रुप के चारे होते हैं जी। दूसरे चारे होते हैं दाल ग्रुप के। दाल ग्रुप में लोबिया हुआ, बार हुआ, बरसीम हुआ, है ना। जब आप अनाज ग्रुप और दाल ग्रुप दोनों तरह के चारों का एक बराबर कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं, आपका आहार संतुलन बड़ा आसानी से हो जाएगा। और इस तरह से जब आप आहार संतुलन करेंगे तो उसमें लागत बहुत कम हो जाएगी बजाय दाने के द्वारा, है ना। आप ऐसा कोशिश करिए 2 तरह का हरा चारा उगाने की कोशिश करिए जी। जैसे कि हम लोगों का जो दाल रोटी वाला सिस्टम होता है आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए, ऐसे ही पशुओं के लिए मतलब हरा चारा और रोटी मतलब अनाज ग्रुप का हरा चारा, तो दोनों कॉम्बिनेशन आप करिए, बड़ा आसानी से आपका आहार संतुलन होगा। बिल्कुल, तो किस तरह से संतुलित आहार आपको तैयार करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और साथ ही साथ चारा प्रबंधन पर। कोई सवाल है आपके पास तो जल्दी हम तक पहुंचाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान से राजवीर सिद्धू जी, आइए जाने इनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजवीर जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है चारा ज्यादा बोले कि उसको सेल कैसे किया जाए? क्या आप अपना सवाल दोहरा दीजिए? मतलब हरा चारा जैसे बच जाता है या उसको जैसे आगे के लिए राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, उसकी बाद में उसको यूज कैसे किया जाए? अगर वो सूखा पड़ जाता है तो हरा चारा, तो कैसे उसका बाद में उपयोग किया जाए, क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा आप? जैसे आप पूछना चाह रहे हैं सूखे की स्थिति में कैसे हरे चारे की व्यवस्था करें? जी। तो इसमें
2-3 विकल्प हैं। ये सूखे की स्थिति हो रही है, तो यदि आपके पास उससे पहले के सीजन में यदि अधिक चारा उपलब्ध है, आप उसको साइलेज के माध्यम से संरक्षित करके सूखे की स्थिति के लिए रख सकते हो, है ना। साइलेज में आप हरा चारे को हरी की स्थिति में संरक्षित करते हो और वो एक हरे चारे के रूप में ही काम करता है। ये एक विकल्प है। विकल्प ये है कि कुछ लीफ मील होते हैं, जैसे सुपरवुड हुआ, मोरिंगा हुआ, है ना, स्टाइल हुआ, ऐसे राजस्थान में जैसे खेजड़ी हुआ, सब वृक्षों की पत्तियों को आप हरे फॉर्म में खाते हो और इनको बाद में प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में, प्रोटीन के एक सोर्स के रूप में इनको आप उपयोग कर सकते हो। तो ये एक विकल्प। दूसरा विकल्प है जी कि सबसे बढ़िया विकल्प तो यही रहेगा कि आप उससे पहले के सीजन में आप साइलेज बना के रख लें। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको राजवीर जी, आप साइलेज बनाकर रख सकते हैं, बाद में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बता दें फेसबुक के माध्यम से भी एक सवाल हम तक पहुंचा है। रितेश छपरा बिहार से इन्होंने भेजा है, मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग कहां से ली जा सकती है जो मान्यता प्राप्त हो? क्या कहेंगे डॉक्टर दुबे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद। वो आपको अगर वहां से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसकी मान्यता भी है। IARI में भी आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र में से ट्रेनिंग लेंगे उसकी भी मान्यता प्राप्त है, वो भी जो है आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग, आप अपने नज़दीक में, और बिहार में है तो आपकी जो पूसा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी बन गई है एग्रीकल्चर की, उसमें भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां से भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसकी भी मान्यता पूरी प्राप्त है। बिल्कुल रितेश जी, आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया है। और सुनील कुमार जी की मेल आई है हमारे पास। डॉक्टर दुबे जानना चाहते हैं ये कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बाजरा की खेती क्या हम कर सकते हैं? देखिए, बाजरा की खेती आपको ये सारे प्रांतों में कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि आपका जो, अगर आप गर्मी में करने चाहते हैं तो सिंचाई के साधन हो, और अगर आपके बरसात में है तो पानी का भराव ज्यादा ना हो। आप बलुई दुमट से लेकर के दुमट मिट्टी तक में बाजरा आपका हो सकता है, तो लगा सकते हैं ये यहाँ पर नालंदा आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन पानी का भराव ना हो या पानी की व्यवस्था हो, दोनों में सीजन में आप वहाँ। बिल्कुल। एक आखिरी मेल है डॉक्टर दुबे आपके लिए, राजस्थान से शिवराज जी ने मेल भेजी है कि बाजरा में दीमक की समस्या रहती है, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो दीमक तो ऐसा है कि आप अगर बरसात में है तो दीमक इतना नहीं आएगी, गर्मी के सीजन में है तो आप एल्डेन वगैरह दीमक की कोई भी दवा है तो आप उसका उपयोग करके पहले उसके बाद उसकी स्टोरिंग करें तो आपके दीमक की समस्या नहीं रहेगी। तो शिवराज जी, क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए हरे चारे के प्रबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में बताइएगा क्योंकि समय काफी कम है मेरे पास। हाँ मैडम, मैं सर्वप्रथम यही कहूंगा कि हर किसान 2 तरह का चारा हमेशा लगाए, एक चारा दलहनी ग्रुप का और एक अनाज ग्रुप का। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि आप संकर आती घास का, बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का आप उपयोग करिए, और ये बड़ा अच्छा चारा है जो आपको साल भर सप्लाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, क्या करना है आपको, साल भर आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है, जिससे लागत में कमी आ सकती है, आपका मुनाफा बढ़ सकता है। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर दुबे यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे सभी दर्शकों को मोटे अनाज यानी कि पोषक अनाज के बारे में 2 शब्द कहें। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि मोटे अनाज आप बुआई करें, जिससे आपकी आय बढ़ेगी और जिसमें खाद और उसका कम उपयोग होगा, तो आपकी जो बिना खाद के जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे हमारा भारत सरकार या माननीय मोदी जी या देश की जो चाहत है वो आपकी पूरी होगी और आपका भी फायदा बढ़ेगा। और आप एक ग्रुप बना के, चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, FPO बना के, और उसकी प्रोसेसिंग जरूर करें। अगर उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप जो हमारी
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग को भी और किसान भाइयों को बहुत बहुत जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में आपने जाना, चारा प्रबंधन के बारे में आपने जाना, ये तो हो गया आज के कार्यक्रम का विषय। कल बजट पेश किया जाने वाला है, तो जाहिर तौर पर कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो उसी पर आधारित होगा। जी हाँ, कल के कार्यक्रम का जो विषय रहने वाला है वो कृषि बजट 2023 रहने वाला है। क्या कुछ खास रहेगा इस बार के बजट में, कल हम जरूर देखेंगे। आप सुबह से देखना ना भूलिएगा, दूरदर्शन किसान चैनल, सीधा आपको प्रसारण दिखाया जाएगा। और साथ ही अगर बजट के संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी बता देते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हम तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, आप इन तीनों ही हैंडल के माध्यम से अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। साथ ही बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। जो सवाल है वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, दोबारा हमारा एक कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा आप हमारा एक कार्यक्रम देखकर पुनः जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।